चलिए हम लोग एक नए वीडियो की शुरुआत कर रहे हैं। इसमें हम केमिस्ट्री क्या करेंगे? केमिस्ट्री का अध्ययन करेंगे। केमिस्ट्री का अध्ययन करेंगे जो आरआरबी, एनटीपीसी, बीएसएससी, एसएससी और ऑल गेट एग्ज़ाम के लिए रिलेवेंट होंगे। इस वीडियो में हम लोग थ्योरी का रिवीजन करेंगे और अगले वीडियो में एमसीक्यू। सारे चैप्टर हम लोग इसी क्रम में सारे चैप्टर हम लोग इसी क्रम में आपको देंगे। पहला वीडियो रहेगा थ्योरी का, दूसरा वीडियो रहेगा एमसीक्यू का। ठीक है? चलिए, तो पहला चैप्टर है केमिस्ट्री का पदार्थ पदार्थ का वर्गीकरण। तो पदार्थ क्या होता है और उसको हम वर्गीकरण कैसे करते हैं, देखिए। तो सबसे पहला सवाल उठेगा कि पदार्थ क्या है? तो कोई भी वस्तु जिसमें द्रव्यमान हो, आयतन हो, जो स्थान घेरता हो, दाब डाल सके, अवरोध उत्पन्न करे एवं जिसका अस्तित्व का अनुभव हम अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सके, उसे क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। सिंपल से है, कोई पूछेगा कि पदार्थ क्या होता है, तो हम उसको बता देंगे। अगर एग्जाम में आएगा कि पदार्थ क्या होता है, तो हम लिखेंगे जिसमें क्या-क्या हो, द्रव्यमान हो, आयतन हो, स्थान घेरता हो, दाब डालता हो, अवरोध उत्पन्न करता हो एवं जिसका अनुभव हम अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सके, उसको क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। तो एक समझ में आ गया क्या पदार्थ क्या होते हैं? पदार्थ कोई भी वस्तु जिसमें द्रव्यमान, आयतन हो, स्थान घेरता हो, दाब डाल सके, अवरोध उत्पन्न कर सके, जिसका अस्तित्व का अनुभव हम अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सके, पदार्थ कहलाता है। ज्ञानेंद्रिय क्या होता है? जिसके द्वारा हम सेंस करते हैं। देखिए, जैसे ज्ञानेंद्रिय कितने हैं? 5 ज्ञानेंद्रिय होती हैं, सेंस ऑर्गन इसको बोलते हैं। कौन-कौन होता है? आँख आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। तो ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5 ठीक है? ये 5 ज्ञानेंद्रिय होते हैं। जैसे एग्ज़ाम्पल में आप ले लीजिए, पुस्तक, पेड़, पर्वत, चीनी, ऑक्सीजन, ये सभी यानी दुनिया की जितनी भी वस्तुएँ हैं वो क्या है? पदार्थ हैं। लेकिन ऊष्मा, बल, गुस्सा, स्वाद पदार्थ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि स्वाद का तो ना द्रव्यमान होता है, ना आयतन होता है, इसलिए ये पदार्थ नहीं है। गुस्सा का भी सेम केस है, ये तो सिर्फ़ एक स्वभाव है, ना इसमें तो द्रव्यमान होता है, ना तो आयतन होता है, ना कुछ होता है, इसलिए ये सब पदार्थ नहीं है। ब्रह्मांड की सारी वस्तुएँ, जितने भी वस्तुएँ देखते हैं आप, वे सब क्या है? पदार्थ हैं। पदार्थ के गुण पदार्थ के गुण के बारे में पढ़ते हैं कि पदार्थ के क्या गुण हैं। सभी पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं। क्या है पदार्थ के बारे में नेक्स्ट क्या है? ये क्या होता है? ये जितने भी पदार्थ हैं, ये अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं। ये अत्यंत ये एक पॉइंट हो गया कि सभी पदार्थ अत्यंत ही सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। सर्वप्रथम भारत के प्रसिद्ध दार्शनिक ऋषि कणाद ने यह बताया था कि सभी पदार्थ अत्यंत ही सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में मुख्य रूप से हम क्या पढ़ें कि पदार्थ की डेफिनेशन क्या है, जिसमें द्रव्यमान हो, आयतन हो, स्थान घेरता हो, दाब डालता हो, अवरोध उत्पन्न करता हो और जिसका अनुभव हम अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं। ज्ञानेंद्रिय कितने होते हैं? 5 आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। और दूसरा पॉइंट क्या पढ़ें? सभी पदार्थ अत्यंत ही सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं और ये बात बताई थी किसने पहले? तो ऋषि कणाद ने। पदार्थ अत्यंत ही सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। तो इस स्लाइड में हम इतना बात ध्यान रखेंगे कि पदार्थ का डेफिनिशन क्या है, इसके एग्जाम्पल क्या है और किसने बताया था कि पदार्थ
अत्यंत ही सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है और उस कणों को हम क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, पदार्थ को कर लीजिएगा जिस सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं वे कण स्थिर न रहकर अनवरत गतिशील रहते हैं। अगर वे पदार्थ को गर्म कर दे या उसका ताप बढ़ा दे तो इन सूक्ष्म कणों की गति में वृद्धि हो जाता है। जैसे आप समझिए इसको, ये कोई पदार्थ है, उसके कण हैं, ये हमेशा गतिशील रहते हैं। अगर क्या है, अनवरत गतिशील रहते हैं। अगर हम इसको गर्म कर दें या इसका ताप बढ़ा दें तो इसके सूक्ष्म कण क्या होंगे? और तेज गति से घूमने लगेंगे, गतिशील हो जाएँगे। तो ये है। तो सबसे पहली बात क्या है कि पदार्थ के सूक्ष्म कण हैं जो क्या है, हमेशा गतिशील रहते हैं। अगर इसको और थोड़ा अगर हीट कर दें या धूप में या किसी तरह से ताप में वृद्धि कर दें तो क्या हो जाएगा? इसके कण गतिशील हो जाएँगे, तेज़ी से भागने लगेंगे। पदार्थ जिन सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं वे कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इन सूक्ष्म कणों के बीच लगने वाले आकर्षण बल को अंतराण्विक बल कहते हैं। देखिए, अंतराण्विक बल क्या होता है? ये मान लीजिए कण है, इसके अंदर बहुत सारे ये पदार्थ है, इसके अंदर बहुत सारे कण हैं। अब एक दूसरे को ये दोनों आकर्षित करते हैं। हम जानते हैं कि ब्रह्मांड में जितना चीज़ है सब एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल। तो इसमें हम केमिस्ट्री में इसको बोलते हैं अंतराण्विक बल, इंटरमोलिकुलर फ़ोर्स कहते हैं। मतलब पदार्थ जिन सूक्ष्म कणों से मिलकर बने हैं, वे एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और इस सूक्ष्म कणों के बीच लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहते हैं? अंतराण्विक बल कहते हैं। अंतराण्विक बल का सामर्थ्य विभिन्न पदार्थों में भिन्न-भिन्न होता है। ये अलग-अलग पदार्थों के लिए क्या है? अलग-अलग होता है, ठीक है? ये अलग-अलग पदार्थों के लिए क्या-क्या अलग होते हैं। जैसे ठोस में अंतराण्विक बल कम होते हैं, लिक्विड में उससे ज़्यादा होते हैं और गैस में बहुत ज़्यादा होते हैं, यही है। पदार्थ के सूक्ष्म कणों के बीच कुछ न कुछ खाली स्थान रहते हैं जिसे अंतराण्विक स्थान कहते हैं, इंटरमोलिकुलर स्पेस कहते हैं। ये जैसे मान लीजिए, ये पदार्थ है और इसमें ये कण है। देखिए इस बीच में कहीं न कहीं गैप है, तो इसी को अंतराण्विक स्थान कहते हैं, इंटरमोलिकुलर स्पेस कहते हैं। सभी पदार्थ अत्यंत ही सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, परंतु विभिन्न पदार्थों के सूक्ष्म कण एक जैसे नहीं होते हैं। अब सिंपल सी बात है, अब मान लीजिए ये लकड़ी का है और ये कोई पत्थर का है, तो सभी का जो सूक्ष्म कण है वो अलग-अलग के होंगे, यही बात है। तो इस स्लाइड में हम क्या सीखें? पदार्थ के जो सूक्ष्म कण हैं, ये हमेशा गतिशील रहते हैं, इसको गर्म कर देंगे तो और गतिशील हो जाएँगे। दूसरा पढ़ें कि सूक्ष्म कणों के बीच एक-दूसरे के बीच जो आकर्षण बल होता है, उसको हम अंतराण्विक बल कहते हैं। और तीसरा पक्ष पढ़ें, सूक्ष्म कणों के बीच जो स्थान होता है, उसे क्या कहते हैं? अंतराण्विक स्थान कहते हैं। और सभी पदार्थों के अत्यंत ही सूक्ष्म कण अ, अलग-अलग होते हैं, एक जैसे नहीं होते हैं। अब पदार्थ का भौतिक वर्गीकरण क्या-क्या है, उसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, इसमें क्या है, पदार्थ को भौतिक अवस्था के आधार पर मुख्यतः 3 भाग में बाँटा गया है। कौन-कौन? ठोस, द्रव और गैस। पदार्थ की पदार्थ के ठोस, द्रव और गैसीय अवस्था की अलग-अलग विशेषता हैं, तो हम पढ़ेंगे अलग-अलग क्या विशेषता है। तो सबसे पहले इसमें क्या हुआ, पदार्थ को हम भौतिक भौतिक आधार पर, जिसको हम फिजिकल कहते हैं, उसके आधार पर 3 पार्ट में बाँट दिए। कौन-कौन? ठोस, द्रव और गैस, ठीक है? अब देखते हैं, अब एक-एक करके पढ़ेंगे। पदार्थ की ठोस अवस्था। ठोस पदार्थ के सूक्ष्म कणों की सजावट क्रमबद्ध होती है और ठोस पदार्थ की आकृति और आयतन निश्चित होते हैं। तो ठोस के क्या है? जो इसके सूक्ष्म कण हैं, जो सजावट में और क्रमबद्ध है, मतलब एक स्ट्रक्चर वे में है। और इसका क्या होता है? आयतन और आकार आयतन और आकार क्या होते हैं? निश्चित होते हैं। आयतन और आकृति क्या होते हैं? फिक्स होते हैं, निश्चित जिसको हम बोलते हैं,
निश्चित होते हैं। ठीक है। ठोस पदार्थों में अंतराण्विक स्थान बहुत कम होता है और अंतराण्विक बल अत्यंत ही प्रबल होते हैं। देखिए, अगली बात बता रहा है कि ठोस है, ये जो ठोस के जो अंतराण्विक ठोस के जो सूक्ष्म कण हैं, उसके भी अंतराण्विक स्थान बहुत कम होते हैं, जिसके कारण अंतराण्विक बल सबसे अधिक होता है। ठोस पदार्थ पर यदि बाहरी बल न लगाया जाए तो इसके आकार और आयतन में परिवर्तन लगभग न के बराबर होता है। ठोस पदार्थ पर दाब का भी विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर मान लीजिए ये कोई ठोस है, अगर हम इस पर कोई बाहरी बल नहीं लगाए तो नहीं इसका आयतन में परिवर्तन होगा, न आकार में परिवर्तन होगा। जैसा है वैसा ही रहेगा और न इस पर दबाव भी हम डालें तो ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इस स्लाइड में हम लोग क्या-क्या देखें? पदार्थ को भौतिक अवस्था के आधार पर 3 भागों में बाँटा गया है, ठोस, द्रव और गैस। ठोस ठोस के जो सूक्ष्म कण हैं, सजावट है सूक्ष्म कणों का एक क्रमबद्ध तरीका में होता है। ठोस का आयतन और आकृति निश्चित होता है और इनके ठोस पदार्थों के बीच अंतराण्विक स्थान बहुत कम होते हैं और जिसके कारण अंतराण्विक बल सबसे ज़्यादा होते प्रबल होते हैं। अगर ठोस पदार्थ के अगर ठोस पदार्थ पर मान लीजिए अगर बाहरी बल न लगाया जाता है तो इसका आयतन और आकार दोनों निश्चित रहता है और दाब का भी विशेष कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। चलिए अगला देखते हैं। ठोस पदार्थ का द्रवणांक और क्वथनांक घनत्व द्रव और गैसीय पदार्थों की अपेक्षा उच्च होता है। देखिए ये कोई मान लीजिए ठोस है, तो यहाँ मान लीजिए क्या द्रव और गैस मान लीजिए। तो इसमें ध्यान रखना है इसका मेल्टिंग पॉइंट द्रवणांक, क्वथनांक और घनत्व इससे क्या होंगे? द्रव और गैस से अधिक होंगे। ठोस पदार्थों में अंतराण्विक बल प्रबल होने के कारण ये काफ़ी कठोर एवं दृढ़ होते हैं। ठोस में हम जानते हैं, पढ़े हैं कि अंतराण्विक बल अधिक होने के कारण क्या होते हैं? हार्ड होते हैं और दृढ़ होते हैं, रिजिड होते हैं। ठोस पदार्थों में बहने की प्रकृति नहीं होगा। अगर हम ये मान लीजिए ईंटा रख देंगे तो ईंटा क्या एक जगह से बहकर दूसरा जगह जाएगा? नहीं जाएगा। अगर यही हम पानी एक जगह रखेंगे तो क्या होगा? ये बहकर चला जाएगा। तो ये है इसमें बहने की प्रवृत्ति नहीं होती है। ठोस पदार्थों में अंतराण्विक स्थान नगण्य होने के कारण इसे दाब लगाकर संपीड़ित नहीं किया जा सकता है। ठोस पदार्थों में संपीड़न का गुण नहीं पाया जाता है। तो ये हमको याद रखना है। मान लीजिए ठोस पदार्थों में क्या होता है? अंतराण्विक स्थान बहुत कम होता है, बहुत कम, नहीं के बराबर होता है। जिसके कारण हम इसे क्या कर सकते हैं? दाब लगाकर संपीड़ित नहीं किया जा सकता है। तो हम ये ध्यान रखेंगे द्रव का ठोस का कंप्रेसिबिलिटी का गुण यानी संपीड़न का गुण नहीं पाया जाता है। सामान्य ताप पर ठोस पदार्थ न तो गैस की तरह विसरित होते हैं, न तो मिलते हैं और न ही वाष्पीकृत होते हैं। जैसे पानी वाष्प बन के उड़ जाता है तो ठोस में ये गुण नहीं पाया जाता है। ठोस पदार्थ को गर्म करने पर या उष्मा देने पर उसमें प्रसार बहुत ही कम होता है और ठंडा करने पर इसमें संकुचन भी बहुत कम होता है। ठोस पदार्थ को हम उष्मा देने पर ये मतलब ज़्यादा अगर मान लीजिए हम ईंटा को गर्म ही करें, तो ये क्या होगा? ज़्यादा ना तो फैलेगा और ना ही ये छोटा होगा। संकुचन का मतलब यही होता है। तो हम इस स्लाइड में क्या-क्या पढ़े? ठोस पदार्थ का द्रवणांक, क्वथनांक और घनत्व द्रव और गैस के अपेक्षा अधिक होता है। ठोस में अंतराण्विक बल अधिक होने के कारण इसमें यह काफ़ी कठोर और दृढ़ होता है और इसमें बहने की प्रवृत्ति नहीं होती है। इसके ठोस पदार्थों में अंतराण्विक स्थान कम होने के कारण इसे संपीड़ित नहीं किया जाता है, इसलिए ठोस पदार्थों में संपीड़न का गुण नहीं पाया जाता है। अगला पॉइंट पढ़े, सामान्य ताप पर ठोस पदार्थ में न तो गैस की तरह विसरित होते हैं, नहीं तो मिलते हैं एक दूसरे में और न ही वाष्पीकृत होते हैं, नहीं तो वाष्प बन के उड़ जाते हैं। ठोस पदार्थ गर्म करने पर या उष्मा देने पर उसमें प्रसार बहुत कम होता है या ठंडा करने पर संकुचन कम होता है, इसमें ये पढ़ें। चलिए नेक्स्ट। ठोस पदार्थ के प्रकार कितने प्रकार के हैं? ठोस पदार्थ 2 प्रकार के होते हैं। कौन-कौन पदार्थ होते हैं? पहला है ये क्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस ही वास्तविक ठोस है। इसी को हम वास्तविक ठोस बोला जाता है। अ, इसे रवादार ठोस पदार्थ भी कहा जाता है। क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ निम्नलिखित विशेषता पाई जाती हैं। देखिए कौन-कौन विशेषता है? क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ के कण
नियमित रूप से व्यवस्थित रहते हैं एवं इसकी निश्चित ज्यामितीय आकृति होती है। मान लीजिए ये है, तो ऐसे रहेगा, एक निश्चित आकृति बन रही है, ज्यामितीय आकृति की तरह रहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा क्रिस्टलीय ठोस। इस ठोस पदार्थ के आयतन पर ताप एवं दाब का अत्यंत न्यून प्रभाव होता है, तथा इसका निश्चित द्रव्यमान होता है, एक फिक्स द्रव्यमान होता है। यह ठोस पदार्थ के असमदैशिक होते हैं, अर्थात इसके भौतिक गुण विभिन्न दशाओं में भिन्न-भिन्न होते हैं। अलग-अलग कंडीशन में क्या होते हैं? अलग-अलग इसके भौतिक गुण पाए जाते हैं। क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ के उदाहरण है जैसे चीनी, लवण, ये। ठीक है? चलिए, इसमें हम क्या पढ़े? ठोस ठोस के कितने पदार्थ होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पहला क्रिस्टलीय ठोस, इसी को वास्तविक ठोस बोला जाता है। इसे रवादार ठोस भी कहते हैं और इसकी निम्न व्यवस्थितता है। इसके जो सूक्ष्म कण होते हैं नियमित रूप से व्यवस्थित होते हैं एवं निश्चित ज्यामितीय आकृति में होते हैं और इसका इसके आयतन पर ताप एवं दाब का अत्यंत ही न्यून प्रभाव पड़ता है। इसका निश्चित द्रव्यमान होता है और इसका असमदैशिक होते हैं। इसका अर्थात ये इसके भौतिक गुण विभिन्न दशाओं में भिन्न-भिन्न होते हैं। एग्जाम्पल में चीनी, लवण, ये सब किसके हैं? क्रिस्टलीय ठोस के। चलिए नेक्स्ट, दूसरा है ठोस के प्रकार में अक्रिस्टलीय ठोस या एमॉर्फस सॉलिड बोलते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस को आभासी ठोस या अतिस्थितित सुपर कोल्ड लिक्विड कहा जाता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, अक्रिस्टलीय ठोस को और किसी नाम से जाना जाता है, अतिस्थितित द्रव यानी सुपर कोल्ड लिक्विड कहा जाता है। अक्रिस्टलीय ठोस में निम्नलिखित विशेषता पाई जाती है। इस ठोस के कण नियमित क्रम में व्यवस्थित नहीं रहते हैं। जैसे क्रिस्टलीय ठोस के क्या थे? एक निश्चित क्रम में था और इसका ऐसे रहेगा, कोई क्रम नहीं रहेगा। ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा? और इसकी निश्चित आकृति नहीं होती है और इसकी आकृति भी निश्चित नहीं होती है। इस ठोस पदार्थ में कम दृढ़ता पाई जाती है, तथा इन पर बाह्य बल लगाने पर ये आसानी से विकृत हो जाते हैं, मतलब टूट जाते हैं। इन्हें गर्म करने पर मुलायम हो जाते हैं और धीरे-धीरे बहने लगते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ समदैशिक होते हैं, मतलब एक ही सा व्यवहार रहता है, जैसे कांच, रबड़ इत्यादि। पदार्थ की द्रव अवस्था है, लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर। हम द्रव के बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए इसमें क्या होता है, ये है, मान लीजिए ये है, तो इसके क्या होंगे? सबसे पहले इसमें अंतराण्विक स्थान थोड़ा ठोस की अपेक्षा दूर-दूर हो जाएँगे। दूर हो जाएँगे, जिसके कारण क्या होगा? अंतराण्विक बल भी थोड़ा ठोस से कम हो जाएँगे। देखिए, द्रव का अंतराण्विक बल ठोस पदार्थ की तुलना में कम होता है। द्रव पदार्थ का अंतराण्विक स्थान ठोस पदार्थ से ज़्यादा होता है, यही बात है। क्या होता है? ठोस पदार्थ की अपेक्षा इसके सूक्ष्म कणों के बीच की दूरी बढ़ जाती है, जिससे अंतराण्विक बल घट जाता है और किसके अपेक्षा में? ठोस की अपेक्षा में। द्रव पदार्थ का आयतन निश्चित होता है, परंतु आकृति निश्चित नहीं होती है। जैसे मान लीजिए ये एक गिलास है, इसमें हम रख देंगे, तो मान लीजिए आयतन, मान लीजिए ये 250 ग्राम है और ये मान लीजिए हम ऐसे वाला में लोटा में रख दिए, तो रहेगा तो 250 ग्राम, लेकिन ये ऐसे हो जाएगा, तो इसका आकृति तो चेंज हो गया, इसमें ऐसे था, इसमें ऐसे हो गया। तो ये है, जिस बर्तन में रखा जाता है उसी आकृति को ग्रहण कर लेता है। ये होगा। तो द्रव का क्या है? इसके द्रव का परिभाषा क्या होगा? इसके सूक्ष्म कणों के बीच की दूरी अधिक होती है, जिसके कारण अंतराण्विक बल कम होते हैं, किसके अपेक्षा? ठोस की अपेक्षा। द्रव का आयतन निश्चित होता है, लेकिन आकृति निश्चित नहीं होता है। द्रव पदार्थ जिस बर्तन में रखा जाता है उसी आकृति को ग्रहण कर लेता है। द्रव पदार्थ का घनत्व द्रव्यमानक, क्वथनांक ठोस पदार्थ की तुलना में कम होते हैं। तो इसका द्रव्यमानक, क्वथनांक और घनत्व क्या होते हैं? ठोस पदार्थ की तुलना में कम होते हैं। द्रव पदार्थ में भी ठोस पदार्थ की तरह संपीड्यता का गुण नहीं पाया जाता है, लेकिन द्रव में अंतराण्विक स्थान ठोस से अधिक होने के कारण यह कुछ संपीड्य है। अब ये है, इसके अंतराण्विक स्थान सूक्ष्म कणों के बीच थोड़ा ज़्यादा होता है, इसलिए हम इसको क्या करते हैं? थोड़ा-सा संपीड़ित कर सकते हैं, इसलिए कुछ संपीड्य है, ज़्यादा नहीं है। ठोस ठोस पदार्थ की तरह कम, ठोस तो संपीड्य है ही नहीं, ये थोड़ा संपीड्य है। द्रव पदार्थों में अंतराण्विक बल कम होने के कारण इसमें बहने की प्रवृत्ति पाई जाती है। देखिए जैसे पानी है, पानी क्या होता है? इसके अंतराण्विक बल कम होते हैं, सूक्ष्म कणों के बीच की दूरी ज़्यादा होने के कारण, इसलिए इसमें बहने की प्रवृत्ति होती है। ऐसे पदार्थ जिसमें बहने
बहने की प्रवृत्ति पाई जाती है उसे तरल पदार्थ कहते हैं। द्रव एक तरल पदार्थ है। और द्रव क्या है? जिसमें बहने की प्रवृत्ति होती है, वो क्या होता है? तरल होता है। और द्रव एक तरल पदार्थ है। द्रव पदार्थ के ऊपरी सतह से प्रत्येक ताप पर वाष्पन होते हैं। द्रव पदार्थ के ऊपरी सतह से प्रत्येक ताप पर वाष्पन होते रहता है। द्रव में विसरण का गुण पाया जाता है, अर्थात विभिन्न प्रकार के द्रव आपस में घुल मिल सकते हैं। जैसे मान लीजिए, ये किसका ले लीजिए, पानी ले लीजिए और दूसरा दूध ले लीजिए, दोनों को हम क्या कर सकते हैं? मिला सकते हैं। यही हुआ विसरण गुण। पदार्थ की गैसीय अवस्था, तीसरी अवस्था कौन सी है? गैसीय अवस्था। गैसों में अंतराण्विक बल सबसे कम होता है। अंतराण्विक बल सबसे कम हो रहा है, मान लीजिए, क्या सबसे प्रमुख कारण क्या होगा? अंतराण्विक स्थान सूक्ष्म कणों के बीच में ठोस द्रव और गैस से भी ज़्यादा, ठोस द्रव से ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए अंतराण्विक बल सबसे कम हो जाएगा ठोस द्रव के अपेक्षा में। और गैसों में अंतराण्विक बल सबसे कम तथा अंतराण्विक स्थान सबसे ज़्यादा होता है। गैस का न तो निश्चित आकृति होता है, न तो निश्चित आकृति होता है, न ही निश्चित आयतन होता है। गैसें को जिस बर्तन में रखा जाता है, उसी बर्तन के आयतन तथा आकृति को ग्रहण कर लेता है। गैसों का घनत्व द्रवनांक, क्वथनांक ठोस और द्रव पदार्थों से काफ़ी कम होता है। तो ठोस का क्या हो गया? ठोस पदार्थ का, गैस पदार्थ का घनत्व द्रवनांक, क्वथनांक ठोस से सबसे एक कम हो गया। ठीक है, चलिए। गैसों में अंतराण्विक स्थान काफ़ी ज़्यादा होता है, जिसके कारण गैसों को संपीड़ितता का गुण पाया जाता है। अब गैस में तो हमें मालूम है क्या होता है, ज़्यादा दूरी होता है कणों, सूक्ष्म कणों के बीच, जिसके कारण हम इसे संपीड़ित कर सकते हैं। गैसीय पदार्थों को गर्म एवं ठंडा करने पर प्रसार एवं संकुचन बहुत ज़्यादा होता है। गैसीय पदार्थ को संकुचन की ज़्यादा होते हैं। ठीक है। घनत्व में अंतर रहते हुए वे भी विभिन्न गैसों को परस्पर मिश्रित हो जाने की प्रवृत्ति पाई जाती है। गैसों में पाई जाने वाली इस प्रवृत्ति को विसरण कहते हैं। मतलब एक दूसरे में घुल जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मिश्रण कहते हैं। गैसों को जिस बंद बर्तन में रखा जाता है, उस उसके सभी दीवारों पर दाब आरोपित किया जाता है। तो सभी दीवारों पर, मान लीजिए ये है, इसको हम गैस को रख दिए, तो ये जो दीवार है उस पर क्या करते हैं? दबाव डालती है। देखिए, पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी है? चौथी अवस्था को बोलते हैं प्लाज्मा। पदार्थ की चौथी अवस्था को प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा अवस्था का गुण पदार्थ के मुख्य 3 अवस्था ठोस, द्रव और गैस से बिल्कुल भिन्न है। प्लाज्मा अवस्था में पदार्थ अति उच्च तापमान वाले होते हैं। प्लाज्मा अवस्था में पदार्थ अति उच्च तापमान वाले होते हैं। ये याद रखिएगा, क्या होता है? मतलब अति उच्च तापमान होते हैं। इस अवस्था में पदार्थ के कण अति ऊर्जावान होते हैं। सिंपल सी बात है। अब जो कण हो गए, अगर ऊर्जा दे देंगे तो और स्पीड हो जाएँगे। अति उत्तेजित होते हैं। सूर्य एवं अन्य तारों की अवस्था प्लाज्मा अवस्था ही है। अब जो सूर्य है, अन्य तारे हैं, वो क्या है? प्लाज्मा अवस्था में। हमारे ब्रह्मांड में 96% प्लाज्मा ही है। प्लाज्मा अवस्था में पदार्थ अत्यधिक आयनीकृत गैस के रूप में होते हैं। तो हमको प्लाज्मा के बारे में क्या ध्यान रखना है? यह उच्च तापमान वाले होते हैं, अति ऊर्जावान होते हैं, उत्तेजित होते हैं, और ये 96% यानी सूर्य तारा है जो प्लाज्मा अवस्था में है। और ये क्या है? आयनीकृत गैस के रूप में रहता है। पदार्थों के गैसीय अवस्था के समान ही प्लाज्मा अवस्था का कोई निश्चित और आकार और आयतन नहीं होता है। तो इसमें हमको क्या या ध्यान रखना है? पदार्थ की चौथी अवस्था को तो पहले प्लाज्मा कहते हैं, प्लाज्मा अवस्था कहते हैं। ये अति उच्च तापमान वाले होते हैं, इसके सूक्ष्म कण अति ऊर्जावान एवं उत्तेजित होते हैं। सूर्य एवं अन्य तारे किससे बने होते हैं? प्लाज्मा अवस्था में हैं। ब्रह्मांड में 96% प्लाज्मा ही है, और ये आयनीकृत गैस के रूप में रहते हैं। इसको गैस की तरह न तो निश्चित आकार होता है, न ही निश्चित आयतन होता है। प्लाज्मा अवस्था की पहचान सर्वप्रथम विलियम क्रूक्स ने 1879 में किया था। उन्होंने इसका नाम चमकता हुआ पदार्थ रखा था। पदार्थ की पांचवा अवस्था, पदार्थ के पांचवा अवस्था को बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट कहते हैं, बीईसी। इस अवस्था की अवधारणा सबसे पहले सत्येंद्रनाथ बोस के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इसके बाद आइंस्टाइन ने भी इस अवस्था का पूर्वानुमान लगाया था। इस अवस्था की प्राप्ति तब होती है जब किसी पदार्थ
को परम शून्य ताप तक ठंडा किया जाता है। परम शून्य ताप किसको बोलते हैं? 0 के या -273 डिग्री सी। 0 के या माइनस नहीं 273 डिग्री सी, ठीक है। इस प्रकार अवस्था में पदार्थ सभी कण आपस में मिलकर एक हो जाते हैं, जिसे सुपर एटम कहते हैं। और इस अवस्था में क्या होगा था, सारा जो ये कण है, मतलब ये सोचिए यही बन गया पूरा कण। इसको क्या कहते हैं? बीईसी कहते हैं, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। सुपर एटम कहते हैं जो सब मिल जाते। पदार्थ के अवस्था में परिवर्तन ये हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे।